गृह मंत्रालय ने 15 मई को नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदकों को नागरिक प्रमाण पत्र का पहला सेट जारी किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं आप? हम 2014 में आए थे। 2014 में हाँ। आए थे। जब खबर सुनी थी तो खुशी हुई थी कि? हाँ, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी। आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी हैं? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ, मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है, हम पढ़ लिख रहे हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, अपने आप से मर्जी से, मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि हत्याकांड के खिलाफ कर्नाटक के हुबली में लोगों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। 15 मई को 20 वर्षीय महिला अंजलि की उसके आवास पर एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जो उससे प्यार करता था। कथित तौर पर आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसे कई बार चाकू मारा और फिर मौके से भाग गया। घटना के सामने आने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ईशा अंबानी युवा लड़कियों और महिलाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में विशेषता के हासिल करने और STEM क्षेत्रों की शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अपनी अंतर्दृष्टि संज्ञा करती है। उन्होंने कहा, हम तेजी से बदलाव के दौरे में रह रहे हैं। दुनिया नवप्रवर्तन कर रही है और अगर हमें इस तेजी से बदलती दुनिया में जीवित रहना है तो हमें भी अपने काम करने के तरीके में पहले से ही नवप्रवर्तन करना होगा और यह और भी बदलेगा। इसलिए यहाँ मौजूद सभी लोग बदलाव को लेकर स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के वाहक पिकअप के रूप में लेने के लिए तैयार रहे। दुख की बात है, हालांकि आज भी भारत के तकनीकी कार्यबल में बिंग विभाजन है। Sadly though, even today, there is a gender divide in India's tech workforce. A similar disturbing aspect is a drop in the number of women in science, technology, engineering, and math-focused roles. India has favorable demographics to make tremendous progress in this era of the fourth industrial revolution, also known as the digital era. Good afternoon, ladies and gentlemen, and a very special good afternoon to all the young girls, the bright young minds who are torchbearers of the new India attending the event. It is a privilege for me to be addressing this event, for which I must thank the Department of Telecom, Government of India, the International Telecommunications Union, the Innovation Center Delhi, and other agencies of the United Nations who are hosting the Girls in ICT Day 2024. We're living in times of exponential changes. The world is changing, the world is innovating, and if we are to survive in this fast-changing world, we too must innovate. Already the way we work has changed, and it will further change. So, for everyone present here today, be ready. भारत द्वारा ईरान में चबहार बंदरगाह को चलाने के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के संभावित जोखिम की चेतावनी के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना इससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा और लोगों को इसके बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने खुद अतीत में चबहार की व्यापक
प्रासंगिकता की सराहना की थी। विदेश मंत्री कोलकाता में अपनी प्रस्तुत को वाई भारत मैटर्स के बंगला संस्करण के लॉन्च के बाद एक बातचीत में बोल रहे थे। अमेरिका की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, मैंने कुछ टिप्पणियां देखी की, लेकिन मुझे लगता है कि यह लोगों को संवाद करने, समझने और समझाने का सवाल है कि यह वास्तव में सभी के लाभ के लिए है। मुझे नहीं लगता कि लोगों के इसके बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। अंतिम में ऐसा नहीं किया है। इसलिए अगर आप चबहार के बंदरगाह के प्रति अमेरिका के अपने रवैया को देखें तो अमेरिका इस तथ्य का सराहना करता रहा है कि चबहार की व्यापक प्रासंगिकता है। हम इस पर काम करेंगे, उन्होंने कहा। इससे पहले मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि तेहरान के साथ व्यापक सौदों पर विचार करने वाले किसी को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मैं बस इतना कहूंगा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेगा, हम उन्हें लागू करना जारी रखेंगे। A long association with the Chabahar port, but this was we could never sign a long-term agreement. There were various problems in the Iranian end, who was our partner, JV. It's a JV. Huh? So, joint venture, the partner changed, conditions changed. Finally, we were able to sort this out, and we were able to actually get the long-term agreement done. And the long-term agreement is necessary because without it, you cannot really improve the port operation. I did see some remarks which were made, but I think it's a question of, communicating and convincing and, getting people to understand. लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल के समर्थन में 15 मई को दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक रोड शो किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने उनसे भाजपा के बजाय इंडिया गठबंधन को वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मुझे अंदर तोड़ने के लिए सब कुछ किया। अब वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा। यह आपके हाथ में है कि मैं जेल जाऊंगा या नहीं। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भारत गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए यह ध्यान रखें कि आपको भेजना है या नहीं, केजरीवाल को जेल होगी या नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। दोस्तों, इन्होंने पूरी कोशिश की अंदर मेरे को तोड़ने की, लेकिन बजरंगबली की कृपा मेरे पर केजरीवाल टूटा नहीं अंदर इनके। अब ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। अगर आपने 25 मई को बटन दबाने जाओगे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इनका बटन दबाया तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने पंजे का बटन, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, हमारा दिल्ली में इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस लोकसभा क्षेत्र से चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल जी खड़े हुए हैं, इनको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। विश्व असमानता डेटाबेस की हालिया स्टडी में कहा गया है कि भारत में धन असमानता का ब्रिटिश शासन की तुलना में ज्यादा है। इसे लेकर संसद संभावित रूप से संपत्ति कर लागू कर सकती है, जहां एक निश्चित नेटवर्क वाले लोगों को उनकी संपत्ति का 2% टैक्स देना होगा। देश में इन दिनों विरासत एक्ट पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका में विरासत टैक्स वाले बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो
वहीं कांग्रेस ने यह उनका निजी बयान कहकर किनारा कर लिया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। विरासत कर वाले बयान को लेकर बीजेपी का कहना है कि लोगों की निजी संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देने की प्लानिंग की जा रही है। इस बीच सवाल यह है कि क्या 39 सरकार को आपकी निजी संपत्ति का कब्जा करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि 1992 में दायर किए गए संपत्ति विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39 से फिर से व्याख्या करने की जरूरत महसूस की है। आमतौर पर राज्य पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अदालत के कानून द्वारा अप्रवर्तनीय होते हैं। संविधान सभा के एक सदस्य ने तो पूरे हिस्सों को भावनाओं को कूड़ादान तक बता दिया है, लेकिन अनुच्छेद 39 अलग है। इसे अनुच्छेद 31 से द्वारा रेखांकित किया गया है, जो यह कहते हैं कि अनुच्छेद 39 को आगे बढ़ाने में संसद से बना कानून असामान्य नहीं है, भले ही इससे समानता और व्यापार की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों प्रावधानों के बीच संबंध भी एक मुद्दा है। बढ़ते पारे के लिए शुष्क पश्चिमी और उत्तम पश्चिमी हवाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साफ आसमान के कारण गुरुवार से उत्तरी राज्यों में सीधी धूप निकलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 16 मई से 18 मई तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए हीट वेव की स्थिति की भविष्यवाणी की है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली और आसपास के राज्यों में तापमान बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 18 मई तक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी और वीकेंड तक तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाएगी। बढ़ते पारे के लिए शुष्क पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साफ आसमान के कारण गुरुवार से उत्तरी राज्यों में सीधी धूप निकलेगी। IMD के एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली में पारा पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है और इसके वीकेंड तक बढ़ते रहने की उम्मीद है, क्योंकि किसी तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। अनुमान है कि पारा शुक्रवार को 44 डिग्री है और शनिवार को 45 डिग्री पहुंच सकता है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार लू की स्थिति 15 मई से 18 मई तक पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित करेगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में आज से शनिवार तक लू चलेगी। शुक्रवार और शनिवार के बीच उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के लिए भी लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि अगले 5 दिनों तक राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। देश में बेरोजगारी दर में कमी का रुझान देखा गया है। भारत के शहरी क्षेत्रों में जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.8% से घटकर 6.7% हो गई, जो निरंतर सुधार को दर्शाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बीते बुधवार को जारी अवैधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह पता चला। IANS की खबर के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में 9.2% से घटकर जनवरी-मार्च 2024 में 8.5% हो गई। खबर के मुताबिक 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी जनवरी-मार्च 2023 में 45.2% से बढ़कर जनवरी-मार्च 2024 में 46.9% होने का ट्रेंड देखा गया है। यह आंकड़े रोजगार में बढ़ोतरी को भी दर्शाता है, क्योंकि WPR के जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनवरी-मार्च 2023 से जनवरी-मार्च 2024 तक 20.6% से बढ़कर 23.4% हो गया है। देश की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल से। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उस कीलों की मजबूत करने में जुट गई है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ कसर बाकी रह गई थी। जी हां, बसपा अब अपने पूर्वांचल कीलों में मजबूत करने में जुट गई है। पूर्वांचल में PM मोदी की आज ताबड़तोड़ रैलियां है। वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने और रोड शो में शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज यानी
अंबानी गुरुवार को बसपा के लिए पूर्वांचल में मेगा शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को प्रतापगढ़, आजमगढ़, जैनपुर और भदोही हुकार भरेंगे और बसपा की दावेदारी और मजबूत करेंगे। इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के छठे चरण 25 मई को मतदान होगा। पीएम मोदी की पहली रैली आजमगढ़ जिले के लालगंज के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में होगी। उसके बाद दूसरी रैली जैनपुर में, मछली शहर, तीसरी भदोही और चौथी रैली प्रतापगढ़ में होगी। यह उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में एक दिन में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे अधिक रैलियां होगी। यहाँ बताना जरूरी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, में अधिकांश सीटों पर बसपा का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से है। कांग्रेस का वार रूम समय समय पर सर्वे करता रहता है। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व और उम्मीदवार को इसकी जानकारी दी जाती है। वार रूम के काम को कई हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम है जो पूरा सोशल मीडिया का काम संभालती है। दूसरी टीम अखबारों में छपी खबरों की जानकारी इकट्ठा करके उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 में से 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 3 चरणों में भी अभी वोटिंग होनी है। एक और बीजेपी इस बार बीते चुनाव में मिली सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का फोकस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना है। इसके लिए पूरी ताकत झेंक रही है। इस चुनाव में कांग्रेस का वार रूम बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इस पर कांग्रेस नेतृत्व की रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखबारों की सुर्खियां, डिजिटल प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया और सर्वे जैसे पार्टी के तमाम कामों का भार है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है 130 लोकसभा की सीटें, जिनकी कांग्रेस प्राथमिकता पर रुका है। इन पर कांग्रेस ने तमाम संसाधन झेंक रहे हैं। पार्टी की उम्मीद है कि 326 लोकसभा सीटों में से एक कैटेगरी की 135 सीटें ऐसी हैं जिन्हें वो आसानी से जीत सकती है। इन सीटों पर जातिगत समीकरण, उम्मीदवार आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दे प्रभावी साबित हो रहे हैं। वार रूम समय समय पर सर्वे करता है। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व और उम्मीदवार को इसकी जानकारी दी जाती है। वार रूम के काम को कई हिस्सों में बांटा गया है। ये एक टीम है जो पूरा सोशल मीडिया का काम संभालती है। दूसरी टीम अखबारों में छपी खबरों की जानकारी इकट्ठा करके उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है।